क्या टाइम? लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, परसेंटेज इनोल कंटेंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। आपका इनोल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसका अमाउंट भी उतना ही ज्यादा रहेगा। क्लियर? आइए इस पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें इसी के ही आप दो इनोल बना सकते हो। कहां कहां से बना सकते हो दो इनोल, जरा सोचो। एक तो इसमें ये वाला आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, सीओ से नेक्स्ट अल्फा, और एक आपके सामने ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, सीओ से नेक्स्ट अल्फा। मैं इनको अल्फा और अल्फा डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। आ जाते हैं एक बार सभी लोग। इस कंपाउंड को कॉमन नेमिंग बोला जाता है एसिटाइल एसीटोन। टोटोमेरिज्म से तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, कौन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा, जो हम कवर कर चुके हैं कल की क्लास में। आपको पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हमने आखिरी में किए थे, कौन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा, वो बन गए, इसका मतलब मैकेनिज्म दिमाग में क्लियर है। हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म को बार बार लिख लिख के देखते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। आपको कौन सा पढ़ाना है कि जो कि एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो जब आप एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हो ना, तो जितना मैकेनिज्म का काम है वो हो गया है। क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसका मतलब बैकग्राउंड में मैकेनिज्म की बातें क्लियर है। आपको एकदम सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस जब तक कहा ना जाए। 3 से 4 मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो पूरे याद होने चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं। चलिए अब शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने कंपाउंड है। अब आप बोलोगे सर सीओ से नेक्स्ट ये भी तो अल्फा ही है, तो देखो इधर से हटाओ या उधर से हटाओ, एक ही कोर्स देख लीजिए, सेम इनोल आपके सामने बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम इनोल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। इनोल बनता कैसे? अगर हम अल्फा वाला एच हटाते हैं, क्या हटाते हैं, अल्फा वाला एच, तो इनोल जो आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। कैसे बनेगा आप बताइए। ये एच यहां से कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पर, तो सीओ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ एच। और डबल बॉन्ड कहां आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में। ध्यान से सुनिए, हम ऐसे तो करते थे, अल्फा एच हटा दे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू। तो डबल बॉन्ड कहां बनता था, डबल बॉन्ड बनता था अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में। तो ये बन गया आपके, देखो डबल बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन हटा है ये कहां चला जाता है, ऑक्सीजन पर। तो एक इनोल तो आपके सामने ये बन चुका है। ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा इनोल भी आपके सामने बनेगा। दूसरा कहां से बनेगा, अगर आप अल्फा डैश से हटाते हो, कहां से हटाते हो, अल्फा डैश से, तो अब आप इसको इधर भी बना सकते हो, उधर भी बना सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला। देखो इस सीओ के रिस्पेक्ट में भी अल्फा है, इस सीओ के रिस्पेक्ट में भी ये अल्फा, दोनों ही साइड से सेम बनेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने मान लीजिए इधर ही बना दिया है, एक बार वापस से सोचिए, यहां से आपने अल्फा हटाया और यहां पर टिकाया है, इस ऑक्सीजन पर कौन गया है, एच, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां पर। यह आपके सामने दूसरा इनोल बना हुआ है। अब आप जानते हैं
ये जब टॉटोमेरिज्म करेगा तो ये इनोल भी बन सकता है, जब ये टॉटोमेरिज्म करेगा वो इनोल भी बन सकता है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा इनोल ज्यादा बनेगा, यानी कि किस इनोल की अमाउंट ज्यादा रहेगी। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है परसेंटेज इनोल कंटेंट अमाउंट में कौन ज्यादा रहेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बच्चा बोलता है सर मैं कैसे चेक करूं स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी का मतलब है जो आपने ये जो डबल बॉन्ड बनाया है ना, ये डबल बॉन्ड, इसकी स्टेबिलिटी, ये जो आपने डबल बॉन्ड बनाया है इसकी स्टेबिलिटी। अब जरा गौर से देखिएगा कैसे हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। ये डबल बॉन्ड केवल और केवल किसके साथ रेजोनेंस कर रहा है बताइए, ऑक्सीजन के साथ। क्या इस डबल बॉन्ड में और इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है? गौर से देखिए बीच में कैसा एटम बैठा हुआ है, sp3। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में नहीं है। इज इट क्लियर? इधर देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा? गौर से देखो, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला रेजोनेंस इसके अंदर भी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये डबल बॉन्ड और आपका सीओ बॉन्ड आपस में किस में है, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है। तो इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दिस डबल बॉन्ड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये केवल OH के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये आपका OH के साथ साथ CO बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब आपका ये इनोल क्या है, मोर स्टेबल। सर हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल? यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस डबल बॉन्ड। जो आपने CO की बजाय क्या बनाया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। और इन दोनों में से सेकंड की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब सेकंड में परसेंटेज इनोल कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इन दोनों में से किस में इनोल ज्यादा है। क्लियर? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारे सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनते हुए जाइए। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है। इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। धीरे धीरे आपको एक कॉमन नेम याद हो जाएंगे, एसिटोफिनोन। अगर ये टोटोमेरिज्म करे, क्या करे, टोटोमेरिज्म, तो आप इसका इनोल बना सकते हो। अब आप जानते हो इसका इनोल यहीं से बन सकता है और कहीं से बनेगा ही नहीं। दिस इज योर अल्फा कार्बन। तो इनोल कैसे बनता है, हवा में सोचो, बेस आएगा, अल्फा एच हटाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो कार्बन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है वो किस में बनेगा, कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन। और ये H कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो यहां पर जब आप इसका इनोल बनाओगे तो इसका इनोल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आपको दिखाई देगा OH। क्लियर? ये तो एक ही कंपाउंड के दो इनोल कंपेयर किए थे। अब हम दो अलग अलग कंपाउंड्स के कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है एसीटोन। कौन है, एसीटोन। ये दिया गया है, इसमें हमारे सामने बातें हो रही है एसीटोन के साथ। ये है एसीटोन। क्लियर? इसका भी एक बार इनोल बनाओ। बताओ कौन से वाले अल्फा कार्बन से H हटाओगे, दोनों एक ही बात है। तो जब आप इसका इनोल बनाओगे तो यहां पर इधर वाले से मैंने हटा दिया है, कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर कौन आ जाएगा, OH, ये रहेगा CH3। क्लियर? तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका इनोल ज्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम पर या फिर इसका इनोल ज्यादा रहेगा, किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है, एसिटोफिनोल में इनोल कंटेंट ज्यादा है या फिर आपके एसीटोन में इनोल कंटेंट ज्यादा है, यह हमसे पूछना चाह रहा है। तो जिसका इनोल ज्यादा स्टेबल होगा उसमें इनोल कंटेंट भी ज्यादा होगा। अब आप एक बात समझो, ये डबल बॉन्ड OH के साथ तो हमेशा ही रेजोनेंस हर इनोल में करेगा। ये डबल बॉन्ड जो आपका है OH के साथ तो हमेशा ही रेजोनेंस करेगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो फिर सर किस प्रकार से बातें की जाए, इस OH के अलावा देखो, अगर अपन देखें तो ये डबल बॉन्ड आपका बेंजीन के साथ किस में है बताओ, रेजोनेंस में है कि नहीं है? आप बताइए, ये डबल बॉन्ड और बेंजीन के डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है। पर ये डबल बॉन्ड OH के अलावा किसी और के साथ रेजोनेंस में, भाई OH हटा लो, कॉमन है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड केवल और केवल किससे स्टेबलाइज्ड है, हाइपर कॉन्ज्यू, आप देख लो 3 अल्फा एच इसके पास। पर ये आपका किससे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस। और आप जानते हैं रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमसे पूछे कि बताओ
फर्स्ट में इनोल कंटेंट ज्यादा होगा या सेकंड में, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट में इनोल कंटेंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। आप समझिए वैरायटी, बाकी तो आप कर ही लेंगे। इस प्रकार से अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने दिया गया है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, क्लियर, एसिटाइल एसीटोन। दूसरा हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। ये हमारे सामने दिया गया है, यहां पर लगा हुआ है ओईटी, इसको हम बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, क्लियर। सर थोड़ा सा इनका नाम किस प्रकार से लिखा गया है अगर आप बता देंगे तो याद रखना थोड़ा आसान होगा। आइए मैं बताता हूं, रटने की कोई जरूरत इसके अंदर नहीं। पहले वाले को समझाता हूं, पहले वाले को समझो। आप बताइए, आप इसको क्या बोलोगे, इसका कॉमन नेम आप जानते हैं, 3 कार्बन वाले कीटोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन। सही बात है कि नहीं है। अगर मैं यहां से एक एच हटा दूं, क्या हटा दूं, एक एच, और ऐसा ही एक और ग्रुप लगा दूं, तो आप जानते हैं यहां पर कितने कार्बन है, एक, और ये कौन सा है, 2। कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसिड, एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ग्रुप को बोल दिया उसने क्या, एसिटाइल। तो ये हो गया आपका एसिटाइल एसीटोन, मतलब आपका एसिटाइल ग्रुप एसीटोन के ऊपर अटैच्ड है। तो ये पहली स्ट्रक्चर हो गई एसिटाइल एसीटोन, और इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ये देखो गौर से, कौन है ये, गौर से देखो, ईस्टर। और आप जानते हैं ईस्टर में ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा ही, तो ये लिखा हुआ देखो इथाइल, क्या लिखा हुआ है, इथाइल, और इस वाले पार्ट को एसीटो, और आगे एसीटेट। ये रहा एक और एक, 2 का। तो ये आपका सबसे पहले आ गया, ये कौन सा ग्रुप है, एसीटो ग्रुप है और एसीटेट। तो आप सामने है इथाइल एसीटो एसीटेट। अब इन दोनों का इनोल कंटेंट कंपेयर करवा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, आ सकता है नीट एग्जाम के अंदर एज इट इज। कैसे कंपेयर करेंगे, आप सोचिए, इसका भी इनोल बनाना है और इसका भी इनोल बनाना है। जब 2 अलग अलग कंपाउंड्स का इनोल आप कंपेयर कर रहे हो, तो इसका भी मोस्ट स्टेबल बनाओ, क्या बनाओ, और इसका भी क्या बनाओ, मोस्ट स्टेबल। इसका भी क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल, और इसका भी क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल। नॉर्मली जो आपका मोस्ट स्टेबल बनता है वो बनता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। यानी कि आप देखो, इसका इनोल आप यहां से भी हटाकर बना सकते थे H, और यहां से भी हटाकर बना सकते हो। अगर मैं बोलूं इनमें से इसका सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल कहां से बनेगा, यहां से या बीच वाले से, हम खुद बना के आए, हमें पता है बीच वाला एच हटेगा तो इनोल ज्यादा स्टेबल। तो इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है, क्लियर। तो इसका जब आप मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। यहां पर आपके सामने बताइए सीओ किस में कन्वर्ट हो गया है, OH में। इसका भी मोस्ट स्टेबल बनाओ। अब सीओ के रिस्पेक्ट में देखो, ये वाला आपका कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये वाला कौन सा कार्बन है बताइए, अल्फा डैश। आप मुझे बताइए विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, अल्फा, ये वाला अल्फा वाला या अल्फा डैश वाला, अल्फा डैश, मतलब यहां से बनेगा इसका मोस्ट स्टेबल। मैंने एक बार क्या बोला, इन जर्नल जो आपका मोर स्टेबल इनोल बनता है वो कहां से बनता है, मोस्ट एसिडिक एच। जैसे इसमें, इसमें से और इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़े तो आप देखो अल्फा डैश का एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो यहां पर भी अल्फा डैश का एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो आपने बना दिया है यहां पर इनोल। ये देख लीजिए सीओ किस में कन्वर्ट हो गया है, OH में। अब हमसे पूछ रहा है कि एट इक्विलिब्रियम इसकी अमाउंट ज्यादा होगी या उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, तो ये तो डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। एंड हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, डबल बॉन्ड। तो जरा आंखें खोलो और बताओ, इन दोनों डबल बॉन्ड में से, इन दोनों डबल बॉन्ड में से विच डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इन दोनों डबल बॉन्ड में से विच डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। देखो OH को मत लाओ, OH तो दोनों में कॉमन है। उसके अलावा देखो, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, क्या ये CO के साथ रेजोनेंस में है, और क्या CO 100% रेजोनेंस करेगा, क्या ये डबल बॉन्ड CO के साथ रेजोनेंस में है, क्या CO 100%, नो। यहां पर लोन पेयर भी रेजोनेंस, अगर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस CO से
कम हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम, तो यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन का नुकसान उठाना पड़ेगा। किसको? इस डबल बॉन्ड। पर हाँ, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम। तो अगर इसको फर्स्ट बोल दिया जाए और इसको सेकंड, तो बताओ इनोल का अमाउंट किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? तो फर्स्ट में इनोल का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू, क्या पहला क्वेश्चन आपके सामने बन गया है? मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, मोर विल बी इट्स अमाउंट। जितना ज्यादा स्टेबल आपका इनोल रहेगा, उसका अमाउंट भी उतना ही ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर लिया जाता है। जरा ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। आप बताइए इसमें इनोल कहां कहां से बना सकते हो? देखो, सीओ के रिस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। और ये भी कौन सा है? अल्फा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस पर डैश लगा देते हैं। तो एक बार हम इनोल बनाएंगे बच्चे, कहां से? अल्फा डैश वाले से हटाकर। तो क्या आप मुझे इनोल बता सकते हो? तो यहां पर जो आपका H है वो कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। और ये डबल बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा? यहां पर। तो ये आपका इनोल बन गया है। अगर मैंने H यहां से हटाया अल्फा से, तो क्या आप मुझे इनोल बता सकते हो? जी हां। बताइए, ये जो अल्फा वाला H है ये कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। क्लियर? ये इनोल आपके सामने है। अगर मैं इसको बोल दूं फर्स्ट और इसको बोल दूं सेकंड, तो आप बताइए इन दोनों में से किस इनोल की अमाउंट ज्यादा है? विच इनोल इज मोर स्टेबल? आप बताइए। देखो यहां पर डबल बॉन्ड को देखो आप, ये आपके सामने क्या है? डबल बॉन्ड। OH दोनों में कॉमन है। तो बताओ इस डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करने वाले कितने अल्फा हैं? तीन। तीन छह, सॉरी, तीन और दो पांच और दो सात। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 7 अल्फा H। इसमें चेक करो, ये आपके सामने डबल बॉन्ड है। ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा। तो यहां से कितने अल्फा H मिलेंगे? दो। और ये भी कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा। यहां से भी कितना मिलेगा? एक। खत्म हो गई कहानी। तो इसके पास कितने अल्फा H हैं? 3 अल्फा H। और उसके पास कितने हैं? 7 अल्फा H। तो विच डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल? तो उसका अमाउंट भी क्या रहेगा? मतलब वो इनोल एट इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? ज्यादा। और ये क्या रहेगा? कम। एक ही कॉन्सेप्ट है। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, मोर विल बी इट्स परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? जल्दी से सुलटाइए। यहां से भी क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। उस लेवल का क्वेश्चन आज तक जेई ने भी नहीं पूछा टोटोमेरिज्म पर, जो नीट ने 2013 में पूछा था। और आप देख लीजिए कहीं पर भी जाकर यूट्यूब पर उसका वीडियो सोल्यूशन, आपको साफ पता चल जाएगा समझाने के तरीके से कि सर को आंसर याद है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा इनोल, उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा। और इनोल की स्टेबिलिटी का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी आपके लिए खत्म। इनोल की स्टेबिलिटी का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी है आपके लिए। सुलटा दिए है क्या?
अब सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। अब निपटा दिया है सभी ने? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा। हालांकि जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। जब दो अलग अलग कंपाउंड्स का इनोल कंटेंट कंपेयर करोगे तो दोनों का मोस्ट स्टेबल इनोल बनाना है। क्या बोला? मोस्ट स्टेबल इनोल। जैसे इसका भी मोस्ट स्टेबल बनाना है और इसका भी मोस्ट स्टेबल, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। अगर वो आपको बनाकर ही दे दे तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। ये बोले नहीं इन दोनों का ही कंपेयर करो, तो फिर जो बनाया हुआ है उन्हीं की स्टेबिलिटी कंपेयर कर देंगे हम तो। सुलटा दिया दोस्तों। सुलटा दिया है। तो ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन हुआ टोटोमेरिज्म से। पहला, कौन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा, किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है, यानी कि किसका इनोल ज्यादा बनेगा। तीसरा, अब कीटो का इनोल से कंपैरिजन होगा कि इक्विलिब्रियम पर कीटो ज्यादा होगा या फिर इनोल ज्यादा होगा। ये तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। सुलटा दिया है। चलिए, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अगली कैटेगरी हमारे सामने क्या है? अगले में हमारे सामने रहेगा कंपैरिजन ऑफ कीटो इनोल कंटेंट। कंपैरिजन ऑफ कीटो इनोल कंटेंट। कीटो इनोल कंटेंट, दोनों हेडिंग्स में क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? पहले वाली हेडिंग को सब पढ़ो, क्या पूछ रहा था उसमें? इनोल का इनोल से कंपैरिजन था कि दो अलग अलग इनोल हैं तो कौन सा इनोल ज्यादा है और कौन सा कम है। अब मामला बदल चुका है, अब इनोल का कीटो से कंपैरिजन है कि कीटो फॉर्म ज्यादा है या फिर इनोल फॉर्म ज्यादा है। जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को बढ़िया तरीके से। इधर देखिए, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। क्लियर? ये हमारे सामने दिया गया है एसीटोन। अगर इसमें टोटोमेरिज्म हो जाए, क्या हो जाए? टोटोमेरिज्म, तो हम किस प्रकार की बातें यहां पर कर सकते हैं? अगर इसमें टोटोमेरिज्म हुआ तो इसका इनोल कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ी देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। इसका जो इनोल हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बनकर आए। इस एरो से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है या फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही है। बैकवर्ड में आ रही है। अगर मैं इसमें के इक्विलिब्रियम निकालूं, क्या निकालूं? के इक्विलिब्रियम, तो आप जानते होंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि कौन आपके सामने? इनोल की कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन, कीटो की कंसंट्रेशन। अब आप एक बात बताइए, अगर इनोल आपका ज्यादा हुआ किससे, कीटो से, तो के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर आपका कीटो ज्यादा हुआ तो आप जानिए नीचे वाली टर्म ज्यादा है, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1। और ये दोनों बराबर हुए तो के इक्विलिब्रियम विल बी 1। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस केस के अंदर आपका कीटो फॉर्म ज्यादा है, मतलब के इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करना चाहें तो लेस देन क्या है, 1। इसका मतलब यह हुआ कि एट इक्विलिब्रियम आपका कीटो फॉर्म ज्यादा है और इनोल फॉर्म कम है। अगर मैं डेटा बताऊं फिर मैं समझाऊंगा, पहले डेटा समझिए। अगर मैं डेटा की बात करूं ना तो एट इक्विलिब्रियम आपकी कीटो फॉर्म 99.9% होती है और आपकी जो इनोल फॉर्म है वो लगभग अगर अपन बात करना चाहें 0.1% के आसपास होती है। इसका मतलब आप बताइए इक्विलिब्रियम किसकी तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनना पसंद करेगा। तो आप यहां पर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये क्या है, मोर स्टेबल, और ये आपका क्या है, लेस स्टेबल, इसीलिए ये बनना पसंद नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम किसकी तरफ आ रहा है, आपके कीटो फॉर्म की तरफ आ रहा है। तो नॉर्मली जो है वो आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू योर इनोल फॉर्म, एज कंपेयर टू योर इनोल फॉर्म। और उसका मेन रीजन क्या होता है कि कीटो फॉर्म के अंदर है कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। गौर से देखिए, इस वाले में कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और इस वाले में आपने कार्बन ऑक्सीजन की बजाय डबल बॉन्ड किस में बना दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहां जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है और यहां जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है। जब आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग आईओसी तो आपको बताया जाएगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और यहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड आपका होता है। डेटा के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ आपको आईओसी में बताया जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़कर क्या बना रहे हैं, एक वीक बॉन्ड बना रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं है। इसका मतलब ये बनना पसंद नहीं करता है बल्कि इससे रिएक्शन उल्टा आना पसंद करता है। इसका मतलब नॉर्मली आपका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर इनोल फॉर्म। और उसका कारण होता है क्योंकि कीटो फॉर्म में स्ट्रॉन्ग सीओ बॉन्ड होता है जो कि आपके इनोल फॉर्म में नहीं होता। हालांकि इनोल में डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइजेशन है, कीटो में नहीं है। गौर से देखिए, क्या यहां पर आपको डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा, नहीं, कोई भी कॉन्जुगेशन ही नहीं है। पर यहां पर आपको लोन पेयर और पाई बॉन्ड के अंदर डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें यह स्टेबलाइजेशन भी है, उसमें यह स्टेबलाइजेशन भी, उसके बावजूद भी कहता है नहीं कीटो ही ज्यादा स्टेबल है। तो नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू योर इनोल फॉर्म। तो आप सोचिए अगर कुछ ऐसे केस निकल कर आ जाएं जिसमें कौन ज्यादा स्टेबल हो जाए, इनोल, तो वो केस आपके कुछ फिक्स केसेस ही होंगे, लिमिटेड ही होंगे और वही आपके पूछे जाने वाले केसेस बन जाएंगे। अगर आप 100 एग्जांपल करोगे तो 100 एग्जांपल में आपके 95 एग्जांपल्स में कौन ज्यादा स्टेबल मिलेगा, कीटो, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल मिलेगी। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे जिनमें कौन ज्यादा स्टेबल मिलेगा, इनोल। तो अभी हमें उन्हीं पर ही फोकस करना है कि कब कब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, किससे, कीटो फॉर्म से। तो पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे फिर मैं लिखवाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों।
सुलटा दिया है, लिख दीजिए। असर्शन रीजन के लिए कभी आपसे पूछ ले कि कीटो फॉर्म ज्यादा क्यों बना रहता है, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। लिखिए, नॉर्मली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, normally keto form is more stable than enol form. Normally keto form is more stable than enol form. Normally keto form is more stable. Normally keto form is more stable than enol form due to the presence of due to the presence of due to the presence of strong CO bond, due to the presence of strong CO bond, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सीओ बॉन्ड। ये जो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कहता है कीटो फॉर्म में ये बॉन्ड है और उसमें ऐसा बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होता है। पर कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहां पर आपकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है, बट वो एग्जांपल्स लिमिटेड हैं। कैसे हैं, लिमिटेड है। और अब हमें उन्हीं लिमिटेड एग्जांपल्स पर बातें करनी है। वैसे तो ये चीजें हो जाती हैं डेटाबेस, क्या हो जाती हैं, डेटाबेस, कि भाई इसमें स्टेबलाइजेशन सीओ बॉन्ड की वजह से है, हालांकि इसमें इस रेजोनेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ ऐसे फैक्टर इसमें ऐड कर दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं, ऐड, जो इनॉल फॉर्म को तो क्या करें, स्टेबलाइज, लेकिन कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज ना करें। तो जैसे जैसे ये स्टेबल बनता जाएगा इक्विलिब्रियम वैसे वैसे आगे की तरफ खिसकता जाएगा। जैसे जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विलिब्रियम किधर खिसकता जाएगा, आगे की तरफ। आप जानते हैं जो ज्यादा स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम पर वही ज्यादा बनता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हमें देखना है कि इसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे जहां पर आपका इनोल कीटो से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगले लाइन लिखिए, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, there are few examples, there are few examples where enol form is more stable, where enol form is more stable, where enol form is more stable, where enol form is more stable। ब्रैकेट में लिखिए, इनोल कंटेंट मोर देन 50%, समझाऊंगा इसका मतलब, इनोल कंटेंट मोर देन 50%, enol content more than 50%, close the bracket। there are few cases, या example लिखवाया है, there are few examples where enol form is more stable than keto form, where enol form is more stable than keto form, where enol form is more stable than keto form। कहता है कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं जहां पर आपका कौन, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल मिलेगा, किससे, कीटो फॉर्म से। पहले वैरायटी के एग्जांपल्स आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कब आपका इनोल ज्यादा स्टेबल मिलेगा, कीटो से, इफ इनोल इज एरोमेटिक, इफ इनोल इज एरोमेटिक। आप समझ गए होंगे अब तो, इफ इनोल इज एरोमेटिक, कि इनोल में क्या जाए, एरोमेटिसिटी। आप जानते हैं एरोमेटिसिटी एक्सेप्शनली स्टेबलाइज करती है कंपाउंड्स को। पहला एग्जांपल सभी लोग ध्यान से देखेंगे इधर। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कंपाउंड दिया गया है, बताइए कौन सी फॉर्म है, कीटो। ये फॉर्म दे दे आपको या ये दे दे, दोनों का इनोल आपके सामने सेम ही बनकर आएगा। आप बताइए इसमें इनोल फॉर्मेशन कहां से होगी, यहां से, यहीं से होगी कि नहीं होगी। इसमें इनोल फॉर्मेशन कहां से होगी, यहां से। हालांकि दोनों का इनोल क्या बनेगा, सेम, क्या बनेगा, सेम। तो अगर मैं इसका इनोल बनाता हूं दोस्तों, तो देखो एरो से ही आपको पता चल गया है ये फॉरवर्ड में ज्यादा है कि बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में। आप इसका इनोल बनाओ, यहां से एच हटाओगे नेगेटिव चार्ज बनाओगे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। तो आप लोगों के सामने क्या बनकर आ जाएगा, फिनोल। क्या बनकर आ जाएगा, फिनोल। यहां पर आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहने दो। आप इस कंपाउंड के बारे में कमेंट कीजिए, ये कंपाउंड आपका कैसा है बताओ, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि रिंग का एक एटम कैसा है आपका, sp3। और ये कैसा निकल कर आ गया है दोस्तों, एरोमेटिक। कैसा निकल कर आ गया है,
एरोमेटिक। तो बताइए इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनोल फॉर्म? तो मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है कि अगर आपका इनोल कैसा हो जाए, एरोमेटिक, तो उस कंडीशन में आपका इनोल कीटो से ज्यादा स्टेबल रहेगा और आपका एट इक्विलिब्रियम ये लगभग कितना हो जाता है, 100%। लगभग क्या हो जाता है, 100%। इसका मतलब ये इसमें वापस जाना ही नहीं चाहता है। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। तो आप समझिए मैंने आपको एक बात समझाई है कि देखो ये आपके सामने कौन सी फॉर्म है, कीटो, टोटोमेरिज्म करके ये किस फॉर्म में चला जाएगा, इनोल। तो मैंने एक बात कल की लेक्चर में बोली होगी, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या है, OH, तो वो टोटोमेरिज्म करके किस में चला जाता है, CO में। क्लियर? यहां से भी हमको टोटोमेरिज्म पहचान में आना चाहिए कि ये इनोल फॉर्म है और ये किस में जाना जाएगा, कीटो फॉर्म में। पर ये इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये क्या हो चुका है, एरोमेटिक। और ये स्टैंडर्ड बुक का एग्जांपल है जहां डेटा से बुक समझाती थी कि इसमें इनफैक्ट ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना पसंद, एग्जामिनर ने पूछ लिया उसको। तो ये इसका इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, लगभग कितना है, 100% के आसपास। तो पहला केस आप लोगों के सामने आ गया है कि अगर आपका इनोल क्या बन जाए, एरोमेटिक, तो उस केस में आपकी रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब सारे एग्जांपल नहीं लूंगा, अब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप पहचान लेंगे कि अच्छा इसमें एरोमेटिक बन रहा है। दूसरा केस अगर अपन बात करना चाहें, दूसरा केस हमारे सामने क्या है, इफ कीटो इज, ये सारे जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको एक प्रकार से। इफ कीटो इज 1,3 डाई कार्बोनिल, 1,3 डाई कार्बोनिल, अगर आपका कीटो कौन है, 1,3 डाई कार्बोनिल, और ये डाई कार्बोनिल के अंदर आपके कार्बोनिल कंपाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें CO बॉन्ड होना चाहिए बस, पर ये डाई कार्बोनिल में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो ये क्या होने चाहिए, एल्डिहाइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एल्डिहाइड, या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन। अगर ऐसा है तो भी आपका इनोल फॉर्म डोमिनेट करता है किसके ऊपर, कीटो फॉर्म के ऊपर। आइए अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले केस को बढ़िया तरीके से हम समझेंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये देखो, ये था नीट 2013 का क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन, ये हमारे सामने, इसको गौर से देखिए। ये आपका एक 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। डाई कार्बोनिल का मतलब कितने कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, 2। आइए मैं आपको समझा दूं दोस्तों, शायद आप भूल चुके हैं कि CO बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? और आप बताइए डाई कार्बोनिल का मतलब ऐसे कितने होने चाहिए, 2। पर हमने क्लियर कर दिए वो दोनों या तो एल्डिहाइड के हों, या दोनों, या एक एल्डिहाइड या कीटोन हो, मतलब एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, उसके अलावा कोई कार्बोनिल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पर भी आपका जो इनोल है वो कीटो पर डोमिनेट करता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसमें बात करना चाहूं, यहां से भी एच हटाया जा सकता है, यहां से भी एच हटाया जा सकता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरीके से यहां से एच हटाया जा सकता है। अगर अगर मैंने यहां से एच हटाया तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपका इनोल बनेगा वो कौन सा बनेगा। अगर मैंने यहां से एच हटाया तो इनोल कौन सा बनेगा, ये वाला, ये हमारे सामने इनोल बनकर आ जाएगा। क्लियर? अगर मैंने बीच वाला एच हटाया तो जो आप लोगों के सामने इनोल बनकर आ जाएगा वो ये वाला इनोल बनकर आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनना भाई लोगों, क्या यही दो इनोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पता है नीट 2013 ने सारे कॉन्सेप्ट फेल कर दिए, सारे जुगाड़ फेल कर दिए। अगर मुझसे पूछे कि बताइए इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या फिर इसकी इनोल फॉर्म, तो मैं इस जुगाड़ से आंसर दे सकता हूं, जुगाड़ से आंसर दे सकता हूं। पर 2013 ने ये पूछा ही नहीं, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा। पहले मैं आपको बता देता हूं 1,3 का क्या मतलब है। 1,3 इज द रिलेटिव पोजीशन, इज द रिलेटिव पोजीशन, मतलब अगर एक CO वाले को आप कितना नंबर दे देते हो, 1। आयुपैक नंबरिंग नहीं है, ये रिलेटिव पोजीशन है। अगर एक 1 पर है तो दूसरा कहां पर होना चाहिए, 3 पर। तो इसे हम कहते हैं 1,3 मींस 1,3 इज द रिलेटिव पोजीशन। डाई का मतलब आप बताओ कितने हुए, 2। कहां कहां पर होना चाहिए, 1 एंड 3, एंड 1 एंड 3 इज द रिलेटिव पोजीशन। मतलब एक पर 1 लिखो तो दूसरा CO 3 पर आना चाहिए। क्या इसमें एक पर 1 लिखने पर दूसरा 3 पर आ रहा है? यस।
तो ये आपका 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। क्या दोनों CO एल्डिहाइड और कीटोन में से हैं? जी हाँ, ये भी कीटोन का है और वो भी कीटोन का है, तो कहीं कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, ये 1,3 डाइकार्बोनिल है। अगर मुझसे पूछे तो ये बताओ इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या इसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो मैंने आंसर दे दिया इनोल फॉर्म, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं ना। अगर कीटो आपका क्या है 1,3 डाइकार्बोनिल, तो उसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ये जुगाड़ होता है। क्लियर? क्लियर है। पर नीट 2013 ने पूछा है नहीं। नीट 2013 ने क्या किया, इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, और इनकी स्टेबिलिटी पूछ ली। क्या पूछ ली? स्टेबिलिटी। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने भी आप देखोगे ना, एकदम मतलब आंसर बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आस पास भी नहीं है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और लोग एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, उनको हवा भी नहीं लग रही है। आप एक बात जानते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत से ही कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ा है, जो जितना ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम पर उसकी अमाउंट उतनी ही ज्यादा। ये तीनों कंपाउंड इक्विलिब्रियम में, ये इसमें बदल रहा है, ये इसमें बदल रहा है, वो उसमें बदल रहा है, ये वापस इसमें बदल रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्या इस पॉइंट से आप एग्री करते हैं? यही है सबसे बढ़िया बात। अब आप समझिए, इस जुगाड़ ने आपको यह तो बता दिया कि अगर आपका कंपाउंड ऐसा है तो उसका इनोल ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू, उसको पता था नीट वाले को कि भाई साहब ये जुगाड़ से पढ़ रहा है, दोनों इनोल फेंक दी उसने कि बता ये वाला ज्यादा बनेगा या वो वाला ज्यादा बनेगा। ये जो आपका इनोल है, ये जो इनोल है, ये भी इस पर डोमिनेट करेगा या यही इनोल केवल डोमिनेट करेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन फ्रेमिंग उसने कर दी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर कुछ ऐसे फैक्टर ऐड कर दिए जाएं जिससे इनोल को तो क्या मिलने लगे? स्टेबलाइजेशन, लेकिन कीटो को कोई खास फर्क ना पड़े। अगर इसकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इक्विलिब्रियम वैसे वैसे आगे की तरफ आता जाएगा। और आप समझिए, पहले एग्जांपल में आपने ऐसा ही किया है कि इसमें किसका स्टेबलाइजेशन आ गया? एरोमेटिसिटी, और इसमें ऐसा स्टेबलाइजेशन नहीं था। और आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल, तो इसलिए इक्विलिब्रियम आगे की तरफ खिसक गया। अब इसमें ऐसा क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप गौर से देखो, पहली बात तो ये आपका दोनों पाई बॉन्ड किसमें है? रेजोनेंस है कि नहीं है? आप मुझे इतना बता दो, थर्ड और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो कितने आसानी से आपने आंसर दिया। रीजन बीइंग, क्योंकि आपने पहले ही चीजों को कॉन्सेप्चुअली हैंडल कर लिया है। थर्ड और सेकंड में आपने बोला थर्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। रीजन बीइंग, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड यहां पर रेजोनेंस में, बल्कि यहां पर ये दोनों पाई बॉन्ड किसमें है? रेजोनेंस। तो सर इसमें तो डाउट ही नहीं है, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम इसका अमाउंट ज्यादा होगा और इसका अमाउंट, ये दोनों तो हम पहले कंपेयर कर चुके हैं, पर वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इसके साथ भी कंपेयर करो इनको। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें नो डाउट आपका ये रेजोनेंस भी है, पर ये रेजोनेंस एक्सटेंडेड रेजोनेंस कहलाता है। जरा ध्यान से सुनिए, रेजोनेंस तो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, किसका मिलेगा? केवल लोन पेयर एंड, और इतना रेजोनेंस तो भाई हर इनोल में होता है। दुनिया का कोई भी इनोल हो उसमें डबल बॉन्ड का और ओएच का रेजोनेंस तो आपको देखने को ही मिलेगा, पर इससे कद्दू कुछ होने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं होता इससे। अगर इसी से होता तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला जाता, इसके बस की बात नहीं है। मतलब इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें देखिए कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं। इसमें पहली बात कॉन्जुकेशन नहीं, इसमें है एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन। क्या बोला? एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन मतलब सर हम समझे नहीं। अरे कॉन्जुकेशन तो आपके लोन पेयर और पाई बॉन्ड से ही आ गई थी, पर आपका अब ये सीओ बॉन्ड भी किस में आ गया है? रेजोनेंस में। जरा ध्यान से देखिए, अगर इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, जो लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, pi bond will convert into negative, then again negative will convert into, and pi bond will convert into negative charge। तो मैं बीच के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हटा रहा हूं, सीधी बना रहा हूं। आप बताइए, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां कैसा चार्ज आया होगा? नेगेटिव। देन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है?
तो दोस्तों पहले लोन पेयर केवल इसी पाई बॉन्ड तक रेजोनेंस कर रहा था, अब ये लोन पेयर दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, तो इनोल फॉर्म में स्टेबलाइजेशन ज्यादा आ गया है। क्या आ गया है? स्टेबलाइजेशन। क्या सर केवल इतना सा ही रीजन है? नहीं, केवल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की औकात नहीं है कि इक्विलिब्रियम को आगे की तरफ खींच ले, दो फैक्टर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ने अपना रोल प्ले किया है, एक और साथ में स्टेबलाइजेशन इसमें, जिसका नाम है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते हैं देयर विल बी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, एच बॉन्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और यहां पर तो आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी बढ़िया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है और यहां पर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। तो आप समझिए इसमें दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और साथ में अगर अपन बात करें प्लस दूसरा क्या काम कर रहा है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या काम कर रहा है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम को किसकी तरफ खिसका रहे हैं? इसकी तरफ खिसका रहे हैं। ये दोनों फैक्टर आने के बाद इस कीटो फॉर्म पर वो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन गायब हुआ तो इक्विलिब्रियम फिर पीछे खिसक जाएगा, या फिर आपका इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग गायब हुआ तो इक्विलिब्रियम फिर पीछे की तरफ आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक साथ आते हैं तब जाकर इक्विलिब्रियम आगे की तरफ खिसकता है। अब इसमें देखिए आपकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है क्या? है, इसमें भी है। कुछ लोग केवल इतना आंसर दे देते हैं एच बॉन्डिंग, बच्चा बोलता है बस और कुछ मत बोल, इधर ध्यान ही नहीं देते, आंसर याद है उनको, आने के बाद क्वेश्चन आसान, इतना भी नहीं समझा पा रहे कि वर्ड एक्सटेंडेड क्यों लगाया गया है, केवल कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि इतना कॉन्जुगेशन तो दुनिया के हर इनोल में होता है, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां पर आपका एच बॉन्डिंग तो है पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, इसीलिए इक्विलिब्रियम इस साइड है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और फिर आएगा सेकेंड। अरे भाई इस इनोल में और इस कीटो में कौन ज्यादा स्टेबल है? कीटो। इनोल कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब ये दोनों फैक्टर एक साथ आएंगे। तो इसमें केवल एच बॉन्डिंग है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये था नीट 2013 का क्वेश्चन कि तीनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी बताइए जनता साहब। जितने भी जुगाड़ से पढ़ के गए थे हवा ही नहीं लगने दी कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। पीवाईक्यू सीरीज से गायब हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, सब पीवाईक्यू सीरीज से गायब हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि उनके लिए आपको पढ़ाना भी उसी तरीके से पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो जुगाड़ है। क्या है? अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इसमें कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल, तो हम देखते ही बता सकते हैं 1,3 डाइकार्बोनिल है, जी हां इसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। पर उसने क्या किया? दोनों इनोल दे दिए कि बता कौन से वाला। तो हमें मालूम होना चाहिए जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्लस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी वही ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही जल्दी आपके सामने कभी ना कभी दिखाई देगा, जरा ध्यान से सुनिए। मैं इस कंपाउंड में आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, इस कंपाउंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें आपको मैं बता देता हूं डेटा के साथ, अगर बताऊं तो एट इक्विलिब्रियम इसकी अमाउंट लगभग कितनी परसेंट है? 76% के आसपास होती है। 76% मतलब मोर देन 50%। के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट ज्यादा है ना। क्लियर? चलिए अगले की तरफ चलते हैं। इसमें जुगाड़ से बताओ इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कि इनोल? इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कि इनोल? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कि इनोल? दिमाग से पैदल लोगों वापस देखो, कुछ ध्यान नहीं देते हो। डाइकार्बोनिल में या तो वो क्या होने चाहिए, या वो क्या होने चाहिए? इधर देखिए, क्या ये कीटोन है? क्या ये एल्डिहाइड है? ये कौन है? ये कौन है? ईस्टर। और ये कौन है? कीटोन। तो ये तो हमारा केसी 1,3 डाइकार्बोनिल जरूर है ये, पर 1,3 डाइकार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। दोनों सीओ या तो एल्डिहाइड के होने चाहिए या कीटोन के, क्योंकि ये जुगाड़ है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
पहचानने का तरीका, जुगाड़ बताए जा रहे हैं आपको। इवन जेई एडवांस तक के क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, पर नीट के नहीं बने थे। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसका सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल बनाने की कोशिश करूं, क्या बनाने की कोशिश करूं? सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल, जो कि कहां से आएगा बताइए? बीच वाले से। ये वाला इनोल जब आपके सामने बनेगा दोस्तों, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। ये आपके सामने इनोल है, तो आपको बता दूं, ये मात्र लगभग आपका कितना होता है? 8% के आसपास होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है? 8%। पूरा कीटो फॉर्म में रहता है। अब आप समझिए, पहला सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने पहचान लिया कि नो नो, इसमें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कीटो ही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 1,3 डाइकार्बोनिल हमारा वाला केस नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन आइए, इस इनोल को जरा गौर से देखिए। क्या इस इनोल में आपको इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मिलेगी? यस, बिल्कुल सही बात। इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? बता दीजिए। बिल्कुल सही, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट आप बताइए, क्या इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है? तो मिसिंग है वो, एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन मिसिंग, एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन मिसिंग। आप बताइए, अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन मिसिंग है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बैकवर्ड में। समझाइए सर कैसे? मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, मैं पीछे वाला एग्जाम्पल का इनोल फिर से बना देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जरा गौर से देखिएगा, जब इस लोन पेयर ने रेजोनेंस किया तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करता हुआ कहां तक पहुंचा? आप बताइए। यहां तक, बीच में कहीं कोई हडल नहीं है। ये सीओ बॉन्ड 100% किसके साथ रेजोनेंस में है? इस डबल बॉन्ड के साथ। मतलब ये लोन पेयर 100% वहां तक जा सकता है, इसको कोई बीच में रोकने वाला, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो सकता। आप बताइए, क्या ये डबल बॉन्ड और ये सीओ बॉन्ड 100% आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं? नो, इस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस को कम कर रहा है बाजू वाले ऑक्सीजन का लॉन क्रॉस कॉन्जुकेशन आ गया। तो जितना रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन इसमें आएगा, उतना उसमें नहीं आएगा। इसका मतलब कौन मिसिंग है इसके अंदर? एक्सटेंडेड कॉन्जू। दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा। अब वापस से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें कौन मिसिंग था? एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन, पीछे की तरफ चला गया इक्विलिब्रियम, पर इसमें दोनों मौजूद थे। तो आप जरा समझ लीजिए, इसमें आपका कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? इसके अंदर आपका कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, और एक्सप्लेनेशन रहेगी एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन इज मिसिंग। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आपको बताना है, इस वाले में ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा हटकर है, ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा हटकर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये 1,3 डाइकार्बोनिल है? क्या ये 1,3 डाइकार्बोनिल है। तो ये अपने जुगाड़ के हिसाब से बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, कीटो या इनोल? पर इसमें भी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। लेकिन सर आप गड़बड़ कर रहे हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 1,3 पर है, और इस बार तो सर दोनों ही, इस बार तो सर दोनों ही कीटो है। चलो उसमें तो मान लिया था कि ये सीओ ईस्टर का था, किसका था? इसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं सर कि इनोल कम स्टेबल होगा? मतलब आपका जुगाड़ फेल हो गया। हाँ, यही फेल होता है ये जुगाड़, वहां फेल नहीं हुआ, वो तो आप फेल हुए थे। क्लियर? यहां फेल हो जाता है। तो सर थोड़ा बताइए यहां पर फेल होने का कारण क्या है सर? तो चलिए इनोल बनाते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल। क्या बनाते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल यहीं से बनकर आएगा। क्लियर? तो अगर मैंने इनोल बना दिया है, तो आप मुझे बता दीजिए दोस्तों, क्या इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है? जी हां। क्या इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है मेरे दोस्त? तो जवाब है जी हां, एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है। क्या अकेला एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन इक्विलिब्रियम को आगे खींच ले जाएगा? नो, दोनों एक साथ आने चाहिए। कौन कौन? एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन प्लस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। और आपको साफ पता चल रहा है इस बार इस एच और ऑक्सीजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज मिसिंग। इसमें एच बॉन्डिंग ने आपका साथ छोड़ दिया, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन ने आपका साथ छोड़ दिया। तो दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हुआ तो इक्विलिब्रियम कीटो की तरफ ही लौट जाएगा। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है, पर अगर अपन बात करना चाहें इंट्रामोलिक्यूलर, क्या? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज मिसिंग, इंट्रा
मोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज मिसिंग, जिसकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही चला जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास होता है और ये बच गया उत्तर 70% के आसपास। डेटा बुक टू बुक वेरी कर सकता है, पर रिजल्ट ये है कि जी हां, कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सीओ रिंग में नहीं फंसने चाहिए। अगर ये दोनों सीओ किस में फंस गए? रिंग में, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। चलिए अगला एग्जांपल हमारे सामने है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनोल। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनोल? गौर से देखिए, क्या ये 1,3 है? क्या ये 1,3 है? अगर दोनों सीओ रिंग में फंसेंगे ना, तब एच बॉन्डिंग गड़बड़ करता है। यहां पर एच बॉन्डिंग में कोई गड़बड़। एक बार आप इनोल बना कर तो देखिए जनाब। अगर आप एक बार इसका इनोल बना देते हैं, क्या बना देते हैं? इनोल, तो आपको साफ साफ एच बॉन्डिंग होती हुई दिखाई देगी। दोस्त कहां दिक्कत की बात है? रटने पर विश्वास ज्यादा करते हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्लस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो आपसे तो क्वेश्चन यही पूछता है कि किस किस का इनोल कीटो से ज्यादा स्टेबल। तो पहला एग्जांपल, इनोल कैसा हो जाए? एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल, कीटो क्या हो? 1,3 डाई कार्बोनिल। सही बात है कि नहीं है? पर दोस्तों ध्यान रखना, डाई कार्बोनिल के अंदर दोनों सीओ या तो एल्डिहाइड के होने चाहिए या फिर, और गलती से भी, और दोनों सीओ रिंग में ना फंस जाए, क्योंकि दोनों सीओ अगर किस में फंस गए तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आपका साथ छोड़ देगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत? अगर एक रिंग में और एक रिंग से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर एच बॉन्डिंग होनी चाहिए। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। एक केस और बचा हुआ है, टोटल 3 केस है। कभी ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट हुआ करता था, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। आज भी आप जाके देखोगे ना, अभी तो काफी लोगों ने देख लिया, ढंग से चीजों को सुधार लिया है, वरना आप कोविड से पहले के देखना वीडियो सॉल्यूशन, मास्टर कहेगा ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन से अगर वो इनोल कंपैरिजन कर रहा है, इसका मतलब भाई साहब बहुत ढीले हैं कॉन्सेप्ट। इससे बढ़िया डायरेक्ट बोल दो कि नीट ने आंसर दिया था, याद कर लो। ये तो जुगाड़ है। एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर इनोल में क्या जाए? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्लस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ, तो इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब इनोल को यहां पर दो एक्सटर्नल फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्लस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसलिए इक्विलिब्रियम इधर खिसक गया है। इक्विलिब्रियम किसकी तरफ जाता है? स्टेबिलिटी की तरफ। जिधर ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा उसी की अमाउंट इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होगी। दिस विल बी डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हम इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। आपने अभी ना इक्विलिब्रियम पढ़ा है और ना ही थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन जीवन में अगर कभी भी पढ़ा है तो ये वर्ड आपको जरूर समझ में आया होगा, थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर वो ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। यही हमने पहले भी बात की थी, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा बन रहा होगा। एसिड बेस रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस, जिधर एनायन ज्यादा स्टेबल है या जिधर केटायन ज्यादा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम उधर ही होगा, उसी की फॉर्मेशन को फेवर करेगा। सुलटा दिया है।
तो मैंने जुगाड़ भी बताया और एक्सप्लेनेशन भी दी है कि कभी आए हुए पीवाईक्यू को ही असर्शन रीजन में हमारे सामने ना रख दे कि ले तूने कर लिया था फिर बता कैसे किया। अपने मॉड्यूल से भी गायब हो गया ये क्वेश्चन, हमारे मॉड्यूल से भी गायब हो गया है। क्वेश्चन गायब कब होते हैं? या तो मास्टर ढंग से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो या पास्ट में उसने ढंग से एक्सप्लेन ना किया हो, फंस जाएगा मामला। तो इससे बढ़िया है उड़ा दो। सुलटा दिया है। केमिस्ट्री में अगर किसी दिन मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर बना दिया ना, फीलिंग्स हटा दी, जो लोग फीलिंग्स पे चलते हैं निपटा के चला जाएगा, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें मन गढ़ंत पढ़ा रहे हैं, इनका कोई लेना देना ही। इसमें 4 अल्फा एच, इसमें 5 अल्फा एच, इसमें 7 अल्फा एच, स्टेबिलिटी ऑर्डर डेटा कुछ कह रहा है, मास्टर अपनी ही धुन में चला जा रहा है। आप देख लीजिए एलाइल रेडिकल बेंजाइल रेडिकल वर्सेस टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी, आप देख लो मार्केट में मिलेगा ही नहीं। और मास्टर एक जगह से नहीं ला सकता उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक जगह से केवल बच्चे को फीलिंग दिला सकता है इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड। तेरे कहने से कुछ नहीं होता है, डेटा बात करता है। आगे बढ़ सकता हूं? तो अपना ये जुगाड़ कहां फेल हुआ 1,3 वाला? जब कहां फंस जाए दोनों? रिंग में। अगर एक रिंग से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां यही ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है मतलब उसका अमाउंट इक्विलिब्रियम पर क्या है, मतलब उसकी परसेंटेज 50% से ज्यादा। भाई दोनों अगर बराबर है तो दोनों 50-50, जो ज्यादा है मतलब 50% से ज्यादा, कम है मतलब लेस देन 50%। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाइए। अब सुलटा है क्या? और धीरे धीरे लिखो। संडे को एकदम धीरे धीरे लिखना है ना। 3 घंटे में अपने को अपना रोल नंबर मतलब फॉर्म नंबर अपनी पर्सनल डिटेल यही भरनी है, ठीक है? फिर वो पेपर आपसे लेने लगे तो आप बोलना कि हॉस्टल आ जाना, वहां से कलेक्ट करना अपना। मैं नोटबुक भी तो खोलूंगा जाके, और 2-4 मेरे दोस्त और वे सब साथ एक साथ पेपर के ऊपर बैठ के सोल्व करेंगे हम उसको। सुलटा दिया है। यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट और थर्ड केस हमारे सामने है। टोटल 3 केस हैं, इसके अलावा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इवन जेई एडवांस तक की बातें कर दी है मैंने। बढ़ सकता हूं आगे? और धीरे धीरे लिखो। इनको बाहर जो डॉक्टर के बाहर जो बैठता है ना रिसेप्शन पे, जो स्लिप बना बना के देता है, वो नौकरी भी नहीं देगा तुमको, तो भीड़ लग जाएगी। आधे लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि उनसे बार बार स्पेलिंग पूछोगे तुम, तो डॉक्टर बोलेगा कि ना तो तू नीट क्लियर कर पाया और तू ये काम भी ढंग से नहीं कर रहा है। आइए थर्ड केस हमारे सामने, कौन सा है? थर्ड केस। केस नंबर थर्ड में, इफ कीटो फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल,
इफ कीटो फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल। मतलब कीटोन खुद ही बेचारा क्या है, अनस्टेबल। अगर आप जानिए खुद अनस्टेबल हो गया है तो इक्विलिब्रियम उससे दूर भगना चाहिए। मतलब इनोल में कुछ खास बात नहीं है, इनोल में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन कीटो खुद ही क्या है, अनस्टेबल, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम उससे दूर जाना चाहता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे अभी भारत चल रहा है, भारत और अमेरिका का। क्लियर? अभी रिसेंटली तुम नहीं सुन रहे होगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हमारे पास किसी का फोन नहीं आया था कि सीज फायर कर दो। ट्रंप दादा इसमें उखड़ गए हैं, क्योंकि वो तो 30 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो मैं नहीं रुकवाया है। देखो ऐसा नहीं है, मैं कई बार कहता हूं लोगों को ना फेमस होने का बहुत चाव है, ये मास्टरों तक सीमित नहीं है। आप समझो यूएस का प्रेसिडेंट कितना बड़ा आदमी, पर उसको भी फेमस होने का इतना चाव, उसका कंपटीशन अलग चल रहा है कि न्यूज वालों से पहले मैं बताऊंगा। आप देखो सीज फायर में न्यूज बाद में बता रहे थे, उसने पहले ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के अंदर, और तब से बेचारा बता रहा है। और अब भारत वालों ने बोल दिया कि नहीं साहब ऐसा कोई फोन, गड़बड़ हो गई। आप सोचिए एक दो बार बोली हुई तो बात चल जाए, 30 बार बोली हुई, और कोई आम आदमी मेरा जैसा बोल के चला जाएगा, कई फर्क पड़ता है, ज्यादा ज्यादा 100-150 बच्चे बोलेंगे झूठ बोलता है, तो सब बोलने लगे। तो दोनों के बीच में थोड़े से जो संबंध है भारत और अमेरिका के, खराब हो गए। और उसका फायदा किसको मिल गया, पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के साथ ये डील करेंगे, ये डील करेंगे, हमने इस डील को भी कर दिया है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है अच्छा ये डील हो गई है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं थे कि आपकी और हमारी ये डील भी चल रही है। तो ये ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है। मतलब कीटो खुद ही बर्बाद हो रहा है, इनोल में कुछ अच्छी बातें नहीं है, पर कीटोन खुद अनस्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम उससे दूर जाना चाहता है। आइए हम एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं। किसकी बातें कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बातें यहां पर हम कर लेते हैं। इनफैक्ट जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना अच्छे अच्छे जहां पर, तो ये एग्जाम्पल भी फिक्स ही होते हैं। क्लियर? जैसे अगर आपका रिंग में आजू बाजू कैसा बॉन्ड आ जाए, सीओ, कंडीशन है रिंग में होना चाहिए, यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं 1,2 साइक्लिक, 1,2 साइक्लिक डाई कीटोन। अगर आपका कीटोन कौन है, 1,2 साइक्लिक डाई कीटोन, तो वो अनस्टेबल मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम उससे दूर जाएगा। तो अगर मैं यहां पर टोटोमेरिज्म करवाऊं तो देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। आप बताइए कहां से करवाऊं, या तो ये वाला आप अल्फा एच हटा के टोटोमेरिज्म करवाओगे, या फिर ये वाला अल्फा एच हटाकर टोटोमेरिज्म, दोनों से एक ही बात है। अगर मैंने टोटोमेरिज्म यहां पर करवा दिया है तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से क्या बनकर आ जाएगा, इनोल। क्या बनकर आ जाएगा, इनोल। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। आप बताइए क्या इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है, क्या इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन है, नहीं, गलत सोच रहे हो तुम लोग। देखो इधर, अगर इस लोन पेयर ने रेजोनेंस किया, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा। तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन नहीं है। हाँ, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, लेकिन उससे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई खास बात नहीं थी, जैसे पाकिस्तान में कोई खास बात। दिक्कत यह है कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्या चल रही है कि आजू बाजू जब सीओ बॉन्ड आ जाते हैं, वो भी पर्टिकुलरली रिंग में, तो डाइपोल डाइपोल रिपल्सन होता है। कैसे? आप जानते हैं देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। अगर अपन लोकल लैंग्वेज में बात करें तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर रहा है और नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल कर रहा है। पर ये बातें क्लास में तो ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेंगी कि प्लस प्लस माइनस माइनस में रिपल्सन है, ऐसा नहीं। सब लोग इसको कैसे बोलते हैं, पढ़े लिखे, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। क्या बोलते हैं इसी को ही, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन इस मॉलिक्यूल के अंदर है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है, अनस्टेबल। तो इसमें इस इक्विलिब्रियम का फॉरवर्ड में जाने का कारण उसमें कोई खास बात नहीं होना है, बल्कि इसका खुद का अनस्टेबल होना है। तो रिंग में जब कभी भी आजू बाजू क्या आ जाएगा, सीओ बॉन्ड रिंग में आना चाहिए। देखो इसमें वर्ड क्या लिखा है, साइक्लिक,
1,2 इज द रिलेटिव पोजीशन। अगर इसको नंबर 1 दोगे तो उसको नंबर 2 मिलना चाहिए। क्लियर? अब इसकी वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला जाता है, मतलब इसमें भी आपका इनोल ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल। यानी कि ये आपका क्या है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1। सही बात है कि नहीं है? मतलब इसका अमाउंट मोर देन क्या रहेगा, 50%। सारी बातें इस पर वैलिड हो गई हैं। अब जैसे ही हमने आपको ये बताया तो आपको लग गया कि आजू बाजू सीओ नहीं आने देने जाए। जब भी आजू बाजू सीओ आएगा तो गड़बड़ करेगा। कौन ज्यादा स्टेबल बना देना है, इनोल। लेकिन हमने बोला है साइक्लिक, ओपन चेन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म बनाया जाए तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एरो आपको काफी कुछ चीजें समझा रहे हैं। एरो जो आपको है वो काफी कुछ चीजें समझा रहे हैं। ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनोल, कीटो। इसका मतलब सर थोड़ी देर पहले कुछ आप और कह रहे थे, अब कुछ और कहने लग गए हैं। यहां तो आजू बाजू सीओ था तो इनोल ज्यादा स्टेबल था, यहां आजू बाजू सीओ है फिर भी कौन ज्यादा स्टेबल है, कीटो। क्योंकि आपने पूरी बात नहीं सुनी, साइक्लिक होना चाहिए। लेकिन सर साइक्लिक से दिक्कत क्या है, ये नहीं समझ पा रहे। आइए डायपोल की डायरेक्शन बताइए। इसमें अगर डायपोल की डायरेक्शन केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें बताओ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायपोल डायपोल रिपल्सन है। यहां पर प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, माइनस माइनस को। तो सर क्या यहां नहीं होगा? देखो यहां नो डाउट ये कंफर्मेशन इसकी कैसी है, अनस्टेबल। आप बताओ ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है? कंफर्मेशन, दोनों सॉलिड लाइन सेम साइड, स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है, एक्लिप्स। तो कहता है क्यों फालतू में रिपल्सन फील कर रहा है, क्या कर, सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन कर ले। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस पर घूम जा, दोनों सीओ अपोजिट साइड चले जाएंगे, अपने आप तेरा रिपल्सन खत्म हो जाएगा। तो कैसे, आप देखिए इसकी ये कंफर्मेशन बन जाए दोस्तों तो कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो दोनों डाइपोल एक दूसरे से कहां चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए कि नहीं चले गए? तो कहता है इसमें रहना जरूरी थोड़ी है, ये तो इस कंफर्मेशन में रहना पसंद करेगा, क्योंकि ये वाली कंफर्मेशन उस वाली कंफर्मेशन से भी ज्यादा स्टेबल है। फिर आप कहेंगे तो ऐसा इसमें क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्त ये सिग्मा किसका है, रिंग का, और रिंग के सिग्मा पर रोटेशन अलाउड नहीं होते हैं, जानते हैं ना आप, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं रिंग के सिग्मा पर, जीआई के अंदर आपको बताया हुआ है। तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सीओ बॉन्ड को सुलटाने की जरूरत, यहां डाइपोल डाइपोल को खत्म करने के लिए आपको एक सीओ खत्म करना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होता है दोस्तों, सीओ बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? सीओ बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको यहां पर सीओ बॉन्ड सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही। पर यहां कहता है नहीं है जरूरत, सिग्मा पर घूमने दे। अब सर मुझे बताओ मुझे कैसे ध्यान रखना है? तुझे ये ध्यान रखना है कि अगर 1,2 कैसा है, डाई कीटोन, कौन से वाला, साइक्लिक, तो उसकी कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म मिलेगा। खत्म हो गई कहानी। कभी पूछे ऐसा क्यों तो तुझे बोलना है कि ये कीटो ही खुद अनस्टेबल है, किसकी वजह से, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। तो ये टोटल कितने केस हैं, 3 केस है। टोटल कितने केस हैं, 3 केस हैं। सुलटाइए, खत्म हो गया आपका इनोल कंपैरिजन भी। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे दोस्तों। अब आप कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इवन जेई मेंस जेई एडवांस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस टॉपिक को हम डील करते हैं तो पूरी डेप्थ में डील करते हैं। इसका फायदा है, टाइम तो आपको लगता है उसमें कोई डाउट नहीं है, पर आपको चीजें रटनी नहीं पड़ती, और किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए डर नहीं रहता है। आजू बाजू सीओ अनस्टेबल होते हैं, ये बात सही है कि आधी अधूरी बात है? रिंग में, किसमें, रिंग में। ओपन चेन में दिक्कत नहीं है, ओपन चेन में तो घूम जाएंगे और कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिग्मा बॉन्ड पर घूमने वाली फैसिलिटी रिंग में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं।
तो यहां पर आप ऐसे करके यूं क्रॉस कर दो कि नहीं, यहां पर रोटेशन नहीं ले सकते आप। ये हमने जीआई में डिस्कस किया हुआ। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। बीच वाले में एक्सटेंडेड नहीं है ना, नहीं है, कहां लोन पेयर जाएगा? लोन पेयर रेजोनेंस करना शुरू करेगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। ये लोन पेयर उधर सीओ के साथ रेजोनेंस ही नहीं कर पाए। अगर ये लोन पेयर दोनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता हुआ जाए तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो अमाउंट भी बढ़ेगी। सुलटा दिया है क्या? और धीरे धीरे लिखो। आप सुलटा है क्या? सुलटा दिया है। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर देगा। क्वेश्चन लिखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग enol content is more than 50%? In which of the following enol content is more than 50%? इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा स्टेबल, इनोल या कीटो? इनोल। तो दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि भाई कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल। और करके लिखो, क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर अपन, मतलब आंसर सेम रहेगा, पूछने का तरीका। दूसरा, कंपेयर द परसेंटेज इनोल कंटेंट, compare the percentage enol content, compare the percentage enol content, compare the percentage enol content, pen down। अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज अगर आपको पेपर में मिल जाए कहीं पर, मिलने का मतलब माइनर से नहीं होता है, क्योंकि पेपर में मिल जाए तुम सीधा माइनर सोचते हो कि ये आएगा, बता रहा है, देखो इनडायरेक्टली हिंट दे रहा अपने को, ध्यान दो इस बात पर। ऐसे ही नंबर आएंगे, ये अपने को बताता जाएगा, अपन उन पर टिक लगाते जाएंगे, और वही ये पेपर में पूछता जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला, मैं तो आपको कह चुका हूं, पेपर के क्वेश्चंस एंटायरली डिफरेंट होंगे। लेकिन हाँ, जिसने भी मॉड्यूल सोल्व किया है, जिसने भी क्लासेस अटेंड की है, नोटबुक को अच्छे से पढ़ा है, उसको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन पेपर में भी नया ही होता है फाइनल में। आइए आप बताइए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। पहले सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनोल कंटेंट इज मोर देन 50%? किस किस में है इनोल, किस किस में 50% से ज्यादा है? इनोल मोर देन 50%, बताइए किस में है मोर देन 50%? के आंसर कौन से जाएंगे, बताइए कौन कौन से जाएंगे? 2, 3, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे पहचाना? सर कैसी बात कर रहे हो, 1,3 डाइकार्बोनिल, 1,3, 1,3, कहीं कोई दिक्कत ही? क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए, ये 1,3 डाइकार्बोनिल है, पर दोनों कीटोन या एल्डिहाइड हटा दिया हमने। अब आते हैं इनके कंपैरिजन की, कंपैरिजन ऑफ इनोल कंटेंट। क्या बात कर लेते हैं? कंपैरिजन ऑफ इनोल कंटेंट। कहता है अच्छी बात है कि आपने बता दिया हमें कि किस में इनोल 50% से ज्यादा है, पर आप कंपैरिजन भी कीजिए, कंपैरिजन ऑफ इनोल कंटेंट, कि सभी में 50% से ज्यादा है, इसका मतलब सेम तो नहीं होगा, किसी में ज्यादा और किसी में कम। आइए कंपेयर करते हैं, इसका इनोल बनाओ, क्या बनाओ? इनोल। तो आप जानते हैं इसका मोस्ट एसिडिक एच यहीं से है, तो यहां से आप बना दीजिए इसका इनोल। तो इसका इनोल तो दोस्तों ये बनाएगा, और आपको पता है इसका तो इनोल सबसे कम रहेगा, तभी तो 50% से कम है। अब इसका इनोल बनाओ, बताओ कहां से बनाओगे? यहां से।
इसका इनोल अगर अपन बना दें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले का इनोल बनाओ, यही तो है आपका मोस्ट एसिडिक। तो यहां पर जब आप इनोल बनाओगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और मैंने आपको साफ साफ कहा है, क्या कहा है सर? कई बार आप साफ साफ कहते हैं, कौन से साफ साफ की बातें कर रहे हैं? कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा इनोल उसका अमाउंट उतना ही खत्म हो गया। सीधी सी बात है। आओ कंपेयर करते हैं, मेरे पास इसके लिए जगह नहीं है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने डबल बॉन्ड है, क्या है? इस डबल बॉन्ड का इस सीओ के साथ रेजोनेंस है। पर क्या ये डबल बॉन्ड और ये सीओ 100% में है? नहीं। आप जानते हैं ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड को सीओ से रेजोनेंस करने से रोक रहा है मतलब कम स्टेबल है। इधर बताइए, क्या ये डबल बॉन्ड और ये सीओ आपस में 100% रेजोनेंस में है? एग्जैक्टली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, क्या ये डबल बॉन्ड और ये सीओ बॉन्ड 100% रेजोनेंस में है? अरे ये डबल बॉन्ड और वो सीओ बॉन्ड 100% रेजोनेंस में है। यस। सीओ बताओ तुम, तो सीओ बताओ, सीओ क्या सीओ 100% करेगा? हाँ, क्योंकि सीओ का रेजोनेंस किसी और के साथ है ही। अरे डबल बॉन्ड के रेजोनेंस बढ़ने से आपको कोई नुकसान है क्या? अगर डबल बॉन्ड का रेजोनेंस बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्रॉस कभी फायदा और कभी नुकसान देता है। आप बताइए, अभी तक तो डबल बॉन्ड केवल किसके साथ रेजोनेंस में था? सीओ। पर इस डबल बॉन्ड की तो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम तो साहब इधर भी रेजोनेंस कर सकते हैं। तो आप बताइए, फिनाइल रिंग के आने से डबल बॉन्ड का रेजोनेंस घट गया है कि बढ़ गया है? तो इनोल का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। क्रॉस यहां पर बेंजीन के आने से हमें कोई नुकसान, हमारा फोकस तो डबल बॉन्ड पर होना चाहिए। अभी तो सोचो एक ही साइड फिनाइल रिंग आई है और दोनों साइड आ गई तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। इसका मतलब परसेंटेज इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा 4, उसके बाद 3, उसके बाद और सबसे कम 1। बढ़िया क्वेश्चन था, सुलटा दीजिए। क्रॉस एक्सटेंडेड इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि आप गलत जगह अप्लाई करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया था, एक्स वाई के साथ घूम रहा है, एक्स जेड के साथ भी घूम रहा है, तो इसमें एक्स का कोई नुकसान, वाई और जेड का नुकसान है। करेगा, पूरा रेजोनेंस करेगा। जब आप यहां पर इनोल बनाएंगे दोस्त मेरे, तो पूरा रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड को, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हमारे सामने है इस प्रकार से। अगर मैं आपको समझाने के लिए बोल दूं कि सीओ बॉन्ड पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो पोलर पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, यहां पर नेगेटिव और यहां पर, तो देख लो आपका पहले पाई बॉन्ड किसके साथ रेजोनेंस करेगा? पॉजिटिव के साथ। फिर किसके साथ रेजोनेंस करेगा? फिनाइल के साथ। तो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस तो अच्छा खासा जा रहा है। करने दो, मुझे क्या दिक्कत है? आप ये समझो, मुझे इस पर फोकस करना है मेरे भाई, मुझे इस पर, मुझे इस पर, मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। ये रिंग आने से इसका तो रेजोनेंस बढ़ा ही है ना, इसको तो कोई नुकसान नहीं। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। तो सीओ पर जैसे जैसे फिनाइल रिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका इनोल कंटेंट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हालांकि इसमें भी 50% से ज्यादा, अगर मैं डेटा की बात करूं तो इसमें लगभग इसका इनोल कितना था? 76। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 86% के आसपास, और इसका इनोल अप्रोक्सीमेटली 98% के आसपास। मतलब इनोल जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा बनता चला जाएगा। सुलटा दिया सभी नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोनों वैरायटी भी कवर करवा दी है पढ़ाने के बाद। यहां पर आपका जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म का जितना भी बचा हुआ पार्ट था पूरा मैंने सुलटा दिया है। टोटोमेरिज्म फुल डिटेल में पढ़ाया है। उसके अलावा भी टोटोमेरिज्म पर मैं आपको एक अपना खुद का क्वेश्चन बैंक दूंगा, क्योंकि मॉड्यूल ईएलपी में बहुत ही लिमिटेड बातें की गई है। क्लियर? तो वो क्वेश्चन बैंक आपके टोटोमेरिज्म के नाम से ही आएगा एंड दैट विल बी कंपल्सरी। मतलब आप एग्जाम के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर करना है क्योंकि मुझे पता है अब जीओसी में अगला अटेम्प्ट टोटोमेरिज्म पर लेने वाला है। अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम किए जा सकते हैं। 3 से 4 पेज छोड़ दीजिए दोस्तों। 3 से 4 पेज छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ टॉपिक छूट गया है। तुम मान लेते हो क्योंकि तुम तो कभी आते हो कभी नहीं आते हो। पेज छूटते तुम्हें लगता है कि शायद ये क्लास छोड़ दी थी मैंने,
तो लिख लो, अपने साइन कर लो, कोई क्लास नहीं छूटी है, और खुद के साइन कर लो। क्यों छोड़े गए हैं? मॉड्यूल से, ईएलपी से, या पूरी जीओसी में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो केवल याद रखने योग्य हैं, याद रखना ही पड़ेगा। कुछ केटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, कुछ रेडिकल, तो आखिरी में लिख लो। मान लो पूरा जीओसी रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, टाइम कम है, तो आखिरी के 4 पेज में ऐसा लिख के रखो कि घटक से जीओसी रिवाइज हो जाए, जिसे आप शॉर्ट नोट्स कहते हो। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने चलेगा पार्ट, कोई जीओसी 1 नहीं हुआ है। अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जीओसी 2 कब शुरू होगा? कभी नहीं। क्या जीओसी 1 लिखा मैंने? केवल जीओसी, खत्म। अब आप जितनी भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी गई एनसीईआरटी में पूरा लाइन से उल्टा डालो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे सामने चलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे क्या कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे? हाँ तो चलूंगा ना, इससे क्यों परेशान हो रहे हो? रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, कहने को बच्चे का नाम लिया जाता है, हालत तो मास्टर की वैसी ही है। क्लियर? दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दिस इज द रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आपने जितना भी टाइम पीछे दिया है, उसका बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हल्के हल्के में मैं कुछ आपको बता देता हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएंगी कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शंस। मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम आने पर बता दूंगा मैं। एडिशन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस कैटेगरी में जाएंगी किसमें? एडिशन। हमसे पूछ भी लेता है, बताइए कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो कुछ रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस होती है, कुछ रिएक्शंस आपके सामने एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। कुछ एडिशन रिएक्शंस मिलेंगी, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस मिलेंगी, कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये मत जानना कि सर क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, टाइम आने पर बता दिया जाएगा। और नंबर 4 पर जो आपको मिलेंगी वो रहेंगी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये हमारे सिलेबस में बहुत ही कम है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? कितनी कैटेगरी में? 4। या तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमसे पूछेगा, या तो वो एडिशन का टाइप होगा। किसका टाइप होगा? एडिशन का। क्या होता है एडिशन रिएक्शन? टाइम आने पर बताया जाएगा। या फिर वो किसकी कैटेगरी में लाई करेगी? एलिमिनेशन। या फिर वो किस में लाई करेगा? सब्स्टिट्यूशन। हमसे ये तीन ही पूछता है कि बताइए कौन सी कैटेगरी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन आपकी जो है लाई करने वाली है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली यही 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं किसके बारे में? इंटरमीडिएट्स के बारे में। किसके बारे में? इंटरमीडिएट्स। आप जानते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में, जो भी रिएक्शन के बीच में बनते हैं, यानी कि जो ना तो रिएक्टेंट साइड होते हैं और ना ही प्रोडक्ट साइड होते हैं। आपके इंटरमीडिएट्स कौन सी केमिकल रिएक्शंस में बनेंगे? एलिमेंट्री में या कॉम्प्लेक्स में? एलिमेंट्री में या कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट आपके बनेंगे। तो इंटरमीडिएट तो कुछ भी हो सकता है जो इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बने, पर हम कुछ फेमस इंटरमीडिएट्स के नाम लिखेंगे। किसका? फेमस इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट तो कोई भी हो सकता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा हो, बीच में बनेगा, बीच में ही निपट जाएगा। क्लियर? पर कुछ फेमस इंटरमीडिएट्स, जिनमें से सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन आएगा? कार्बोकेटायन। दोस्तों हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व होगा दैट विल बी कार्बोकेटायन। दूसरा हमारे सामने कौन सा रहेगा? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल दूसरे नंबर पर यही चलेगा। और कभी कभी रेयरली आपको बनता हुआ दिखाई देगा कौन? कार्ब एनायन। एक बात बताइए, क्या इनके अलावा कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का मतलब है जो बीच में बने, पर ये ज्यादा फेमस है। ये क्या है? ज्यादा फेमस। तो आपने लिखे क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूं
इनके बारे में कुछ खास बातें। पहले वाले के बारे मतलब इन दो के बारे में एक बात याद रखना, डू नॉट रीअरेंज, डू नॉट रीअरेंज। सर ये क्या होता है, आपको टाइम आने पर बताया जाएगा, पर आप ध्यान रखिए आप अपने लेवल पर कभी भी ना तो कार्बन फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट करवाओगे और ना ही कार्बन आयन का, कभी नहीं करवाओगे आप अपने लेवल पर। केवल किसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, आपके कार्बोकेटायन का। मतलब यही एक इंटरमीडिएट है जो रीअरेंजमेंट शो करेगा, कैन रीअरेंज। कैन रीअरेंज कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारी बातें सही टाइम आने पर किया जाएगा, पहले आप ये समझ लीजिए। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कार्बन फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट आप अपने लेवल पर कभी भी नहीं करवाओगे, कार्बेनाइन का रीअरेंजमेंट आप कभी भी नहीं करवाओगे, केवल एक ही इंटरमीडिएट रीअरेंज करेगा, दैट इज कार्बोकेटायन। कैसे, कब, वो सारी बातें टाइम आने पर बताया जाएगा। आइए इन इंटरमीडिएट्स के बारे में कुछ बातें मैं आपको और भी बता देता हूं। ये जो आपका इंटरमीडिएट है, ये जो आपका इंटरमीडिएट है, ये इन तीनों इंटरमीडिएट में से क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव। क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव। अगर आपसे पूछे कि कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो होता आपका फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल। मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये क्या मिलेगा आपको, हाईली अनस्टेबल। क्या मिलेगा आपको, हाईली अनस्टेबल मिलेगा। दोस्तों इस पर आप ध्यान दे लेना। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि सर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कैसे करोगे, ये तो केटायन है, ये एनायन है और वो रेडिकल है, सारे अलग अलग है, कैसे कंपेयर करोगे। तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जाती है पता है, आपने टर्म पढ़ी होगी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर? ऐसे ही एक इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम होता है। क्या होता है, लाइफ टाइम का मतलब है कि वो बनने के बाद कितनी देर तक रिएक्शन में जिंदा रहा, मतलब कब तक वो बचा रहा, रिएक्शन किसी दूसरे के साथ नहीं की। तो रेडिकल का हाफ लाइफ टाइम सबसे कम पाया गया है, मतलब जैसे ही बनता है तुरंत रिएक्ट कर जाता है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। तो तीनों इंटरमीडिएट में से किसका हाफ लाइफ टाइम सबसे कम है, कार्बन फ्री रेडिकल। यहीं से पता चलता है कि ये सबसे कम स्टेबल है। मतलब कोई पैदा होते ही निपट गया और कोई 5 साल बाद निपटा और कोई 10 साल बाद निपटा, तो कौन सबसे कम स्टेबल था, जो पैदा होते ही निपट गया, वो होता रेडिकल, बनते ही निपट जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।